ने ज्वाइन किया है, मैसेज कर दें, एक ग्रुप में कर दें या फिर वैसे ही इधर मैसेज कर दें। अच्छा चलें ठीक है जी, ओके फाइन। अच्छा ब्रदर, आप सब लोगों को एशिया का पार्ट करवाया था मैंने, एशिया में अरेबियन पेनिनसुला, एक थोड़ा सा एक दफ़ा मैं वो आपको स्ट्रक्चर वो मैप से दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था। ओके जी। अच्छा जी, ये हमने पढ़ा था भाई अरेबियन पेनिनसुला, ये जहाँ से जहाँ पे स्क्रीन का कर्सर मेरा आ रहा है, मैं एक एनोटेट कर देता हूँ। ये था हमारा एशिया सारा। अच्छा जी, ये पढ़ लिया था। अब हमने इसकी थोड़ी सी डिटेल इनकी करनी है, इन सारी चीज़ों की, कि ये क्या चीज़ें थी, कंट्रीज़ कौन कौन से थे, और एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है वो करना था। ये मैं ज़रा रेज कर लूँ। एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं इसके सारे कंट्रीज़। जैसे सऊदी, ये मैंने एक की भी बनाई है, अगर आपने ये नोट करनी हो या इसको याद रखना हो तो ये भी कर लीजिएगा। इसकी पहले जो कंट्रीज़ याद करने की है, उसमें सबसे पहले जो बड़ा कंट्री था बड़ा सारा, वो था सऊदी अरेबिया, उसके नीचे यमन था, फिर साथ ओमान था, फिर यूएई था, फिर कतर था, फिर कुवैत था, फिर इराक था, फिर उसके साथ ईरान था, और ये जॉर्डन कंट्री था। मिडल ईस्ट के कंट्रीज कौन कौन से थे, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, पूछा भी जाता है, और मिडल ईस्ट क्राइसिस भी आपने पढ़े होंगे, जो लोग कंपेटिटिव एग्जाम देते हैं उनको इसका बेटर अंदाजा है। अक्सर क्वेश्चन आता है मिडल ईस्ट क्राइसिस के, इनमें इन कंट्रीज में क्राइसिस क्यों है, या आपस में लड़ते हैं, या जो भी वजूहत होती हैं। इसमें पहला कंट्री था लेबनान, फिर सीरिया था, फिर टर्की था, आज़रबाईजान, आर्मीनिया था, सॉरी आर्मेनिया ए से, उसके बाद आज़रबाईजान, जॉर्जिया, ठीक है, ये कंट्री थे। उसके बाद साउथ एशिया में आ जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी आता है। अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, इंडिया था, नेपाल था, भूटान था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था, मालदीव थे, ठीक है जी। अब ये साउथ एशिया में था, क्योंकि ये मैप की साउथ साइड पे लगते हैं सारे ये कंट्रीज, हम साउथ की तरफ लगते हैं ये सारे कंट्रीज, तो इसलिए इनको साउथ एशियन कंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, सार्क, वो भी आप सब लोगों को बताया था 1985 में बनी थी। आगे साउथ ईस्ट एशिया, अक्सर सार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि सार्क की नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, सार्क का हेडक्वार्टर आपके मैंने बताया था, ये नेपाल का कैपिटल काठमांडू वहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, मैंने आपको ये भी निशानदेही करके बताई थी कि साउथ ईस्ट एशिया ये कौन सी साइड लगती है, तो उसके कंट्रीज़ के म्यांमार था, लाओस था, थाईलैंड था, वियतनाम था, कंबोडिया था, माले था, उसके बाद इंडोनेशिया था, फिलिपाइंस था, ब्रुनाई था, ईस्ट तिमोर था, ये बिल्कुल लास्ट पे आइलैंड टाइप छोटा सा ईस्ट तिमोर था। अब ईस्ट एशियन साइड पे मैंने आपको बताया था, यानी कि जो वर्ल्ड मैप की, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप की ईस्ट साइड थी, उस पर बताया था चाइना है। चाइना के बाद फिर ऊपर छोटा सा चाइना के ऊपर वाली साइड पे लैंड लॉक कंट्री है। एक और चीज़ बता दूं, लैंड लॉक ऐसे कंट्री को कहते हैं जिसकी सारी साइडें जो हैं वहाँ पे कोई पानी ना लगता हो, यानी उसको कोई समंदर ना लगता हो, तो ऐसा वो कंट्री लैंड लॉक होता है। ये भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। जब मैप का रिमेनिंग पोर्शन करवाऊंगा आपको, फिर मैं आपको वो बता दूंगा कि कौन कौन से कंट्री किस किस कंट्री नेट में लैंड लॉक है, यानी ऐसा कंट्री जिसको कोई पानी ना लगता हो, समंदर ना लगते, कुछ भी ना लगता हो, यानी पानी का कोई रास्ता ना हो। और पानी लगना क्यों जरूरी, क्योंकि पानी के जरिए शिपिंग होती है, और शिपिंग की ट्रेडिंग होती है, और उससे मुल्क की डायरेक्ट इकोनॉमी कंसिडर होती है। तो इसीलिए जो ऐसे कंट्रीज हैं वो बेचारे, जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को भी कोई डायरेक्ट समंदर नहीं लगता। तो इस तरह फिर ये लैंड लॉक कंट्रीज में आ जाते हैं। तो इन कंट्रीज को फिर क्या करना पड़ता है, अपनी ट्रेडिंग के लिए दूसरे कंट्री से इनके साथ ये लगते हैं, अगर उनके साथ समंदर लगता हो तो उनसे ये सपोर्ट लेनी पड़ती है। ये पहले अपनी ट्रेडिंग उस कंट्री में शिफ्ट करते हैं अगर शिपिंग करनी हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि शिपिंग इज़ द चीपेस्ट वे। शिपिंग ऐसा सोर्स होता है जिसमें कम से कम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का खर्चा आता है। अच्छा जी, ये ईस्ट एशिया का मंगोलिया। फिर ये दो कंट्री थे पहले,
पहले ये एक ही कंट्री था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो नॉर्थ की तरफ ऊपर वाला पोर्शन है वो नॉर्थ कोरिया है, और ये साउथ कोरिया। एक ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो साउथ कोरिया है ये आजकल एशियन टाइगर भी कहलाता है, और नॉर्थ कोरिया इसका चूंकि पार्ट ही है, ये एक जंग के जरिए अलहदा हो गए थे। अब नॉर्थ कोरियन जो कंट्री है ये बहुत ही पसमानदा मुल्क है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक इंटरनेट तक भी फैसिलिटी लोगों को नहीं दी गई। जो यहाँ का है प्रेसिडेंट, वो भी आपने देखा हो छोटे से कद का, ट्राउजर सा पहनता है, गुट्टू सा। तो उसकी वजह से ऐसे, हाँ अलबत्ता ये है कि इस कंट्री ने एटम बम जरूर बना लिया। ठीक है जी, साउथ कोरिया हो गया। उसके बाद ये दो रिमेनिंग कंट्री हैं, ये भी आपने याद करने, मैंने बताया थे, अभी मुझे इनकी एब्रीवेशन ज़हन में नहीं आ रही। अच्छा, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया जो बताया था कि जो बिल्कुल सेंट्रल एशिया में आते हैं, यानी एशिया के बिल्कुल सेंटर में आते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कहा था, ये रशियन फेडरेशन, यूएसएसआर जो था पहले, जो बाद में रशिया बन गया, तो ये उससे ही इंडिपेंडेंट हुई। जब जंग लगी थी तो रशिया टूटा था, तो ये रियासतें अलहदा हुई थी। उसमें तुर्कमानिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, कजाकिस्तान था, ताजिकिस्तान था और किर्गिस्तान था। ठीक हो गया जी। प्लीज मेक श्योर आप सुन रहे हैं ना, आवाज आ रही है? आर यू गेटिंग मी? अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, अब चूंकि हम साउथ एशिया कर रहे हैं, साउथ एशियन के, तो फिर जब एक कंट्री हम करते हैं ना, तो इस एक कंट्री की आप तकरीबन 10 से 12 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं जो वो पूछ सकता है। यानी वो कंट्री किस कंट्री के साथ लगता है, यानी उसका बॉर्डर किस कंट्री के साथ है, उसकी करेंसी क्या है, उसकी एयरलाइन कौन सी है, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है, उसकी न्यूज़ एजेंसी कौन सी है। यानी 10 से 15 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। तो पहले हिस्से में हमने चूंकि कंट्रीज कर ली हैं, अब इनकी करेंसीज हमने डिस्कस करनी है। तो ये भी चूंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीज होते हैं, तो इनकी एक टेक्निक के साथ ही होती है, आपने वो तरीके से ही करनी होती है। एक आइडियल सा गैस रखना होता है। अगर सब की करें ना तो वो अक्सर कंफ्यूज हो जाती है। और फिर मैं जब ये सारे कंट्रीज करवा दूंगा कंटिनेंट, फिर आपको कोई 10 से 15 इंपॉर्टेंट करेंसी करवाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट भी है, और वो अक्सर घुमा फिरा के उन्हीं में से पूछता है। जो बिल्कुल सीधी सीधी होती है वो बहुत कम पूछता है। अच्छा जी, सऊदी अरेबिया, इसका कैपिटल रियाज है। ठीक है जी, तो ये इसका कैपिटल हो गया। उसके बाद यमन जो कंट्री है, इसका कैपिटल सना है। उसके बाद ओमान है, ओमान का कैपिटल है मस्कत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा लेबर यहाँ पे है। उसके बाद यूएई है, यूएई का कैपिटल अबू धाबी है। ठीक है, अबू धाबी एक स्टेट है, दुबई नहीं है, अक्सर लोग दुबई समझते हैं। अबू धाबी इज़ वन ऑफ द 7 स्टेट्स ऑफ यूएई। तो ये अबू धाबी क्या है, एक्चुअली इसका यूएई का कैपिटल है। और ये जब इसकी हिस्ट्री करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है यूएई की, तो उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि एक कंट्री को खुशहाल होने के लिए एक्चुअली अच्छे विजनरी लीडर की ज़रूरत होती है, ना कि ऐसी दूसरी चीज़ों की जो लोग कहते हैं कि 100 साल लगता है फिर एक कौम बनती है। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं कतर। कतर का कैपिटल दोहा है। दोहा सिटी बड़ा मशहूर है ये इसका कैपिटल, और छोटा सा कंट्री है, ये आपको दिखाया भी था। उसके बाद कवैत है। कवैत में भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी लोग हैं। ये कवैत सिटी है। कवैत की करेंसी आजकल की दुनिया में आपको पता सबसे ज़्यादा इनकी जो करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है। उसके बाद इराक है। इराक इज़ नॉट मच स्टेबल कंट्री। इसका कैपिटल बगदाद है। इसको सिटी ऑफ पीस भी कहते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो ज़ायरीन की जो जो लोग अकीदे के साथ तल्लक रखते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग, उनके अकीदे के बहुत ज़्यादा लोग भी यहाँ पे मदफन हैं। तो इसकी डिटेल आगे जब पढ़ेंगे तो आपको इसकी हिस्ट्री का पता चल जाएगा। तो ये बड़ा ओल्डेस्ट कैपिटल भी है बगदाद। उसके बाद इसराइल आ जाता है। इसराइल ये यरूशलेम है। यरूशलेम मॉडर्न एज में सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड जो है, कह लें आपके दुनिया में मिडल ईस्ट जैसे क्राइसिस से गुजर रहा है। इसमें पैलेस्टाइन क्राइसिस है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे किबला, मुसलमानों का किबला अव्वल है। यहूदियों की जो है, यहूदी उनका भी ये मुक़द्दस मकाम है। उसके बाद ईसाइयों के लिए, ईसाई समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की यहाँ पे पैदाइश हुई थी। वो इसकी आगे डिटेल हमने पढ़नी है। तो इस लिहाज से यरूशलेम, ये 3 जो बड़े मज़ाहब हैं इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंस का हासिल है, और अक्सर ये बड़े अरसे से क्राइसिस का शिकार है। उसके बाद जॉर्डन आ गया। जॉर्डन का कैपिटल अमान है। ठीक है जी, ये कैपिटल हो गए। उसके बाद
पहले जो 3 कंट्री मैंने आपको कराए हैं मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबियन पेनिनसुला के, सऊदीया, यमन, ओमान, इन तीनों की करेंसी रियाल है। यानी यहाँ पे अपना अपना, सॉरी, सऊदीया का अपना रियाल है, यमन का अपना रियाल है, ओमान का अपना है, क्योंकि यहाँ पे किंग लेगेसी है इसलिए उनकी अपनी अपनी सबकी करेंसी है। उसके बाद जब आपका अबू धाबी आ जाता है तो इसका बड़ा मशहूर करेंसी है दिरहम। बहुत ज़्यादा लोग जब जाते हैं दुबई के 7 स्टेट्स में एक ही करेंसी है, ऐसे आप याद रख लें, डी से दुबई या डी से दिरहम वगैरह, ठीक है जी। कतर की करेंसी जो है ये भी दिरहम ही है, ठीक है। उसके बाद कुवैत सिटी, ये इसका भी दिरहम ही है। उसके बाद इराक का भी यही है। उसके बाद इसकी करेंसी आगे चेंज होनी है आपकी इसराइल की। इसराइल का कैपिटल यरूशलेम है। इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो थोड़ी सी डिफरेंट होती है वो इसकी करेंसी है न्यू इसराइली शैकल, ये इसराइल की करेंसी है जी। उसके बाद जॉर्डन है, जॉर्डन की करेंसी है दिनार, ठीक है जी, दिनार। याद रखना है आपने, ये इनकी भी दिनार आई है, ये ऊपर वाले 3 की रियाल थी और ये एक नीचे दिनार है। और दुबई की इनसे डिफरेंट है सबसे, वो दिरहम है, ठीक है जी। आगे मिडल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज जो मैंने आपको बताए थे लबनान है। लबनान का कैपिटल बेरूत है। आपने देखा होगा पीछे करके ये बम ब्लास्ट भी दो हुए थे, तो बम ब्लास्ट कुछ कहते थे यार इसराइल ने इनके ऊपर मिसाइल फेंक दिया था, लेकिन वो सोडियम नाइट्रेट का कोई शिप खड़ा था तो वो मतलब एक्सपायर हो गया और उसके बाद उस ब्लास्ट हो गया और बड़ा सीवियर था, जस्ट लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब। तो ये वो बेरूत है, ठीक है जी। उसके बाद ये सीरिया और लेबनान दोनों की, अच्छा सीरिया का आगे कैपिटल दमिश्क है, ये ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया का सबसे पुराना दारुल खिलाफा जो कि अभी भी मौजूद है, अभी भी वही कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल अक्सर चेंज होते रहते हैं। पाकिस्तान का हमारा भी कैपिटल कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ तो ऐसे कंट्रीज अपने, यानी इंडियन का कैपिटल कई जगह से, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से कहीं और कई जगह शिफ्ट हुआ है। तो ये इस लिहाज से फिर इसको वही स्टेटस दिया जाता है कि वंस यू सिलेक्टेड इट, और ये फिर परमानेंटली रहता है। तो सीरिया का कैपिटल दमिश्क है और ये ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी है, ठीक है जी। उसके बाद टर्की आ जाता है, ये बड़ा सा कंट्री मैंने ऊपर आपको बताया था। इसकी करेंसी जो लिरा है, ठीक है, तुर्किश लिरा भी इसको बोलते हैं, और इसका कैपिटल अंकरा है, ठीक है जी। और तुर्की को एशिया माइनर भी कहते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जो एशिया और यूरोप का पोर्शन दोनों आपस में मिलते हैं ना, ये दो बड़े आज़म तकरीबन आपस में मिक्स, यानी इनको बड़ा समंदर कोई सेंटर से अलग नहीं कहता, इसीलिए इसको मिक्स जब इकट्ठा पढ़ा था इसको यूरेशिया भी पढ़ा जाता है, यानी यूरोप और एशिया को मिक्स करके यूरेशिया भी पढ़ा जाता है। यानी बहुत ज़्यादा जब आप इंटरनेशनल बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूरेशिया वर्ड का जिक्र करते हैं, तो इसका ये बैकग्राउंड है, ठीक है ना जी। अच्छा, एशिया को सिक मैन ऑफ द यूरोप भी कहते हैं, क्योंकि ये आधा, चूँकि इसका कल्चर यूरोप का है, आधा पार्ट भी इस्तांबुल का जो टर्की का है वो यूरोप में लगता है। तो इसीलिए सिक मैन ऑफ यूरोप जब कोई किसी की को कॉपी करे या जिसकी रवायत बनाए तो इसी वजह से इसको ये टाइटल मिला है, सिक मैन ऑफ द यूरोप। ये अक्सर एमसीक्यूज आता है पीपीएससी में कि सिक मैन ऑफ द यूरोप, नीचे ऑप्शन दिए होंगे लेबनान, सीरिया, टर्की, आर्मीनिया, तो ऑब्वियसली फिर ये टर्की ही आप लगाएंगे। उसके बाद आर्मीनिया आ जाता है, आर्मीनिया, जॉर्जिया, ये छोटे छोटे दो ऊपर कंट्री थे। अब इसकी करेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछी जाती है आर्मीनिया की। इस ठीक है जी। इसका कैपिटल है यरवान, ठीक है। तो इसकी करेंसी है ड्रैम। अक्सर ये पूछी जाती है आर्मीनिया की करेंसी, मुख्तलिफ करेंसी दी होती हैं और एक ये डिफरेंट सी ड्रैम दी होती है आर्मीनिया। आर्मीनिया के बाद आ जाता है जॉर्जिया। जॉर्जिया का कैपिटल है तिब्लिसी और जो इसकी करेंसी है वो है लिरा, लारी, सॉरी लिरा नहीं है, लिरा तो टर्की का था, इसकी है लारी, उसके थोड़ा सा उल्टा है, लिरा और चीज़ है लारी। यानी जॉर्जिया की लारी में बैठकर आप तबलीसी पहुंच जाए, आप ऐसे याद रखें, जॉर्जिया की लारी में बैठे और तबलीसी पहुंच जाए। ये हो गया जॉर्जिया का कैपिटल और ये होगी करेंसी। उसके बाद आ जाते हैं आज़रबाईजान। आज़रबाईजान का कैपिटल भी इम्पोर्टेंट है। आज़रबाईजान का कैपिटल है बाकू, ठीक है, बाकू। तो ये इसकी करेंसी है मन्नत। इनका ये नहीं कह लें कि आप जब टेस्ट पास करेंगे तो आप आज़रबाईजान जाके मन्नत मांगेंगे, यानी उसकी करेंसी याद करने का एक तरीका समझ लें। तो मतलब कोई भी एक जस्ट फॉर सेक ऑफ लर्निंग मैं बता रहा हूँ कि आज़रबाईजान का कैपिटल बाकू है और इसकी करेंसी मन्नत है, ठीक है। मनात भी इसको बोलते हैं, मन्नत भी बोलते हैं, जो आप मर्जी पढ़ लें इसको।
ईरान का कैपिटल, चूंकि ईरान हमारे हमारे साथ इसका बॉर्डर लगता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिर आगे जाके जब हम इन कंट्रीज़ की इंडिविजुअली डिटेल करेंगे तो इनकी फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और फिर आपको मजीद इसके बारे में पता चलेगा। अब यहाँ की करेंसी जो है ईरानी रियाल है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गए आपके मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ और इनके कैपिटल और इनकी करेंसीज। इसके बाद हमने किया था साउथ एशिया, जिसमें पाकिस्तान हम भी आते हैं। अफ़गानिस्तान का मैंने आपको बताया था, अफ़गानिस्तान का बड़ा जो कैपिटल काबुल है। आजकल आपको पता है काबुल जो है, अफ़गानिस्तान एक लंबे अरसे के साथ 9/11 के बाद क्राइसिस में रहा है। तो आजकल काबुल के जो अफ़गानी लोग हैं वो अमेरिका उसकी सालसी का किरदार अदा कर रहा है। तो इनके कतर में, दोहा में अक्सर सेशन होते रहते हैं ये, यानी अमेरिकन फ़ौज के साथ ये अमेरिकन इनके दहशतगर्द समझते हैं जो जिनको वो छोड़ रहे हैं। तो उसके बदले ये जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं इनको रहा किया जा रहा है और अमेरिका उसके बदले जो जंग बंदी करवा के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट मंथ में डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टर्म के लिए इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो वो बड़ी कोशिश कर रहा है उसमें विक्ट्री लेने के लिए कि इस बात को कंसीडर करवाए कि उसने दुनिया में पीस करवा दिया और देखें अपनी अफ़गानिस्तान से फौजें वापस बुला ली। और ये ऐसे कर भी रहे हैं, 4-4 5-5 हज़ार के जो फौजी दस्ते हैं वो वापस जा भी रहे हैं। लेकिन अमेरिका के का कोई यकीन नहीं है ये किसकी किस वक्त क्या चाल चल रही है। खैर ये थोड़ा सा जानने के लिए था। इसका कैपिटल काबुल है, ठीक है। ये बफर स्टेट है। बफर स्टेट ऐसी स्टेट होती है कि जो दो स्टेट्स के दरमियान बेचारी झगड़े का बायस बनी हो, यानी दो स्टेट्स उसको मिलकर मार रही हों और डायरेक्ट उसको अंदर रख के, जैसे कहते हैं दो चौधरियों के दरमियान माड़ा गरीब बंदा एक फंसा हो तो वो उसको मार पड़ती है। एक चौधरी का गुस्सा निकले वो भी माड़े बंदे को मार के, उधर से उस दूसरे चौधरी का गुस्सा निकले तो वो भी माड़े बंदे को मारो, जस्ट लाइक दैट। ये बफर स्टेट है, यानी कि ऊपर से गुस्सा रशिया का, असल ये कॉन्फ्लिक्ट रशिया और अमेरिका का है। यानी पहले रशिया ने यहाँ पे आके कब्जा किए रखा। रशियन ने काफ़ी, जब रशिया को बैक करने के लिए ये अमेरिका ने पहले सामा बिन लादेन को भेजा, सामा बिन लादेन के पीछे अपनी फ़ौजें भेजी। यानी मफाद उनके इंटरनेशनली थे, लेकिन किसी को मोहरा बना के किसी कंट्री को तो ये सारा ड्रामा रचाएगा। इसके लिए इसको एज ए बफर स्टेट कंसिडर किया जाता है, ठीक है जी। कि दो फरीक डायरेक्ट सामने नहीं आते लेकिन तीसरे को मारते रहते हैं अपने मफाद के लिए। अच्छा जी, पाकिस्तान का आपको पता है जी, कैपिटल इस्लामाबाद है। इसको ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, ठीक है जी। लैंड ऑफ प्योर पीपल भी कहते हैं। आई डोंट नो किस वजह से प्योर कहते हैं, क्योंकि हम किसी भी दुनिया की चीज़ में हम प्योर नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ जब आप लेने जाते हैं तो पूछते हैं कौन सी ले ली, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। सो ऐसा ही है, लैंड ऑफ प्योर होने का क्या फिर कंसिडर करते हैं आप इसको। अच्छा जी, ब्राज़ील ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन आता है कि ब्राज़ील ऑफ पाकिस्तान तो आगे सिटी लिखे होते हैं कि कौन से सिटी को, इस्लामाबाद लिखा होगा, लाहौर होगा, कराची होगा, तो आपने ये इस्लामाबाद का लगाना है। अब आगे करते हैं जी। पाकिस्तान की करेंसी आपको पता है रुपीज़ ही है, पाकिस्तान रुपीज़। अब इंडिया और नेपाल, इंडिया बड़ा कंट्री है, इसमें नेपाल इसके ऊपर लगता है। अच्छा, इंडिया और नेपाल की करेंसी रुपी है, लेकिन ये रुपी ये हमारे वाला रुपी नहीं, इंडिया का अपना रुपी है। यानी उसमें वो आपने देखा होगा गांधी की तस्वीर वाला, और नेपाल का जो इनका अपना पॉलिटिकल लीडर है उसकी तस्वीर है नेपाल की। तो इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली पॉलिटिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट कैपिटल है। इसकी बड़ी एक लॉन्ग लास्टिंग हिस्ट्री है, इसकी बड़ी लेगेसी रही है। मुग़ल दौर भी आए, जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स आती रही हैं जो बड़े सगीर पर आके अपनी मतलब अपना ड्यूरेशन और अपना सारा मामलात करते थे बड़े सगीर को, तो दिल्ली ही फ़तह होता था। तो ये वो दिल्ली है जो अक्सर जिसके साथ ऐसे होता रहा है, और इसकी हम आगे काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा, नेपाल है। नेपाल का हेडक्वार्टर काठमांडू है। ये इसमें मैं बताया था सार का हेडक्वार्टर भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेपाल का और जो क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी डिटेल है, इन कंट्रीज़ को आगे पूरी इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये सिर्फ इनके कैपिटल, करेंसीज और इनको फर्स्ट नेम या सेकंड नेम में क्या बुलाते हैं वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, नेपाल का कैपिटल काठमांडू है। इसको लैंड ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं। ये आपने देखा होगा कि जो कोह मालिया का सिलसिला या कोह कराकरम का, ये जब ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे या पाकिस्तान का मैप में करवाऊंगा तो ये बड़ा एक तकरीबन 7-8 हज़ार किलोमीटर का सिलसिला है, जो हमारे नॉर्दर्न एरिया से शुरू होता है, फिर उसके बाद इंडिया से गुजरता है, इंडिया से फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर वो बांग्लादेश की साइड पे लगता है। तो इतना बड़ा ये 7-8 हज़ार किलोमीटर का एक लंबा सारा सिलसिला है। चूँकि नेपाल ज़्यादातर ही ये सारे पहाड़ हैं तो इसको लैंड ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं।
तो आपने एक छोटा सा एक बताना है मुझे कि नेपाल में कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो माउंटेन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, ये बाद में आपसे पूछूंगा। अच्छा जी, भूटान है। भूटान का कैपिटल, ये भूटान भी नेपाल के साथ छोटा सा ऊपर कंट्री है, मैंने आपको मैप में करवा दिया था। इसका कैपिटल थिम्पू है, थिम्पू। ठीक है, इसको लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं। थंडर बोल्ट कहते हैं ये बिजली वगैरह कड़कना सारा ये जो, तो इसमें ज़्यादातर ये मामला होते रहते हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज। सॉरी। तो इसका कैपिटल है थिम्पू, और इसकी करेंसी जो है ना ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। सॉरी, मैं ज़रा पानी पी लूँ। इस आता है क्योंकि ये बिल्कुल हट के है करेंसियों से, इसलिए अक्सर पूछा जाता है भूटान की करेंसी का निगल्ट्रम, ये आपने भूलनी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इसको सर्कल भी किया हुआ है पहले। ठीक है, इसके बाद बांग्लादेश जो कि कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, ये कंट्री जो बाद में अलहदा हो गया। तो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है। ठीक है, ढाका भी पाकिस्तान की जब पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर ढाका का भी काफ़ी किरदार है, सारा कुछ ये तो सारा डिस्कस होगा। एक ये बता दूं कि बांग्लादेश की अलग होने की एक वजह ये भी थी कि क्योंकि पाकिस्तान की बिल्कुल दूसरी साइड पे लगता था जाके, यानी ईस्टर्न साइड पे था पाकिस्तान, टोटली वेस्ट साइड पे था, सेंटर में बहुत बड़ा कंट्री इंडिया था, तो इसीलिए ये फिर फासलों की वजह से भी कह लें आप दूर हो गया। ढाका को फेमस किस लिए, सिटी ऑफ मास्क कहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्जिदें हैं, इसलिए इसका जो इंटरनेशनली नाम दिया गया सिटी ऑफ मास्क। ठीक है जी, मस्जिदों का शहर ढाका को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका मैंने आपको बताया था। अच्छा, बांग्लादेश की करेंसी बड़ी है टका, TAKK टका, जैसे कहते हैं ना एक टका नहीं देना, वो ऐसे याद रखें कि बांग्लादेश से एक टका नहीं हमें मिला, तो ये वो वाला टका करेंसी है इसकी। ठीक है, ये मतलब मीम्स या इस तरह के एक्रोनिम्स होते हैं, वो फिर बंदे के जहन में बैठ जाते हैं, इसीलिए मैं इनको ऐसे रिकॉल कर रहा हूँ। अच्छा, श्रीलंका आ गया। श्रीलंका की करेंसी रुपीज़ है, लेकिन ये याद रखना है श्रीलंकन रुपीज़ है। अच्छा, इसकी जो है इस सिरी जेवर्दने करेंसी है, सिरी जेवर्दने पूरा करेंसी है, ये थोड़ा सा अभी प्रॉपर लिखा नहीं है, सिरी जेवर्दने। ठीक है, पूरा इसकी करेंसी है, ये पूछी तो जाती है लेकिन वेरी ऑफन। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्रीलंका को टीयर ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, कि अगर आप हम मैप देखते हैं तो ऐसे ही ऊपर इंडिया होता है और नीचे करके थोड़ा सा जैसे आंसू नहीं किसी चीज़ का निकला हुआ, तो नीचे छोटा सा ये आइलैंड की तरह है श्रीलंका, तो इसीलिए टीयर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वो ये वही श्रीलंका जिसकी टीम पाकिस्तान में आई थी और ये यहाँ पे हमला वगैरह भी हुआ था उससे। ठीक है, उसके बाद मालदीव्स। मालदीव्स का मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल जजीरे जजीरे ही हैं ज़्यादातर, यहाँ पे लोग टूरिज्म के रिलेटेड काफ़ी लोग जाते हैं। इसकी करेंसी आपने याद रखनी है, कैपिटल इसका माले है। ऐसे मालदीव्स को ऐसे अगर आप MAL पढ़े ना तो साथ ई लगा दें तो माले बन जाता है, ये माले करेंसी है इसकी, माले, मालदीव से माले याद रखना। इसकी करेंसी रुफिया है, एक तो रुपया होता है ना, ये रुपया नहीं है, ये रुफिया है, RUFIY। ठीक है, ये रुपया है। ठीक है जी, ये हो गए सार्क कंट्रीज और इनके कैपिटल्स और इनके जो फर्स्ट सेकंड नेम इंपॉर्टेंटली कॉल किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका जी सार्क, ये मैंने बता दिया था, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन है। 1985 में ये ढाका बांग्लादेश में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है टू इंक्रीज ट्रेड। ये अच्छा, ये एक और बात याद आ गई, ये सार्क बनी तो है लेकिन अक्सर क्वेश्चन ये CSS में, PMS में या कंपेटिटिव एग्जाम में, क्योंकि ये PPSC का एग्जाम, PPSC का क्वेश्चन ही है इसलिए, लेकिन मैं फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। अक्सर पूछा जाता है कि सार्क जो है ये कामयाब क्यों नहीं है इतनी, यानी सार्क कंट्रीज ने अपनी ये, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन तो है, इनकी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये इस पर्पज़ के लिए कि खुदा न खास्ता मुल्क में कहीं कैलेमिटी हो जाती है, जैसे अभी खुदा ये कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुई, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इस वजह से बनाई जाती है, कोई जल्जला आ जाता है, कोई मुल्क किसी सैलाब ज़दा हो जाता है। लेकिन सार्क इसलिए इफेक्टिव नहीं है, एक तो ये है कि इन कंट्रीज़ के जो आपस में है ना हेड्स, उनकी आपस में नहीं बनती। ये देखें, अगर थोड़ा सा इसको देखें, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अब वेस्ट में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की नहीं बनती, ईस्ट में इंडिया, इंडिया के साथ नहीं बनती, ये सारी बात है। तीन तो
इसके मेंबर ये हैं, ये आपस में नाराज़ हैं, इनकी नहीं बनती। उसके बाद नेपाल आ गया। नेपाल छोटा सा कंट्री, भूटान है, इसके साथ भी आपने कभी खबरों में भी सुना होगा नेपाल या भूटान की पाकिस्तान के साथ कोई फॉरेन ऑफिस की जॉब कोई खबर आई हो। बांग्लादेश को हमने वैसे ही अपनी आंखों में चुभन बनाया हुआ है बिला वजह। हालांकि बांग्लादेश आजकल उसकी जीडीपी 6.5 पे जा रही है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की टैक्स फ्री इंडस्ट्री है, तो इसलिए बांग्लादेश भी एक हमारा नाराज़ मेंबर है। ये श्रीलंकन देख ले, श्रीलंका के साथ क्या कोई ट्रेड नहीं है, कोई इस तरह के मामला नहीं। मालदीव वैसे ही जजीरे हैं। तो इन कंट्रीज़ के जब हेड्स नहीं मिलेंगे आपस में, जब कोई बैठेंगे नहीं, जब कोई नेपाल में ना कोई मीटिंग प्रॉपर होती है, हाँ बराए नाम इनकी सेशन हो जाता है, लेकिन ये है कि इसीलिए ये फिर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन ये एक छोटी सी मैंने आपको बताई थी। अच्छा जी, अब आ गया साउथ ईस्ट एशिया। ये क्वेश्चन चूँकि आता है ना, ये उसका फिर बैकग्राउंड बना था कि सार्क कामयाब क्यों नहीं है साउथ एशिया में। उसके बाद मैंने आपको बताना था कि साउथ ईस्ट एशिया। अब साउथ ईस्ट एशिया क्या है जी? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ मैंने बताया था, जो साउथ यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नीचे की तरफ ईस्ट साउथ भी लगे और उनको ईस्ट पोर्शन भी लगे, तो वो मैंने आपको ऐसे लाइन खींच के भी बताई थी। ये वही कंट्रीज़ हैं जिसमें म्यांमार कंट्री बताया था। म्यांमार का न्यू जिडाओ ये इसका ना कैपिटल है। दोबारा बताता हूँ, न्यू जिडाओ, इसको आप देख लें, आपने किस से पढ़ना है। तो लैंड ऑफ पेगोडाज भी कहते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा, ये जितने भी आपको बुद्ध मत लोग नज़र आते हैं ना, जो गौतम बुद्धा को मानने वाले हैं, ये बुद्धिज़्म, ये भी एक मज़हब है, गैर सामी मज़हब इसको बोलते हैं। इसकी डिटेल आगे मैं बताऊँगा। गैर सामी, तो ये गैर सामी वो यानी किसी पर्सनैलिटी बेस्ड रिलीजन है ना ये बुद्धिज़्म, ये इल्हामी मज़हब नहीं है। तो पेगोडा कहते हैं इबादत गाह को, बुतों की इबादत गाह को। तो जो जितने भी आपने लोग देखे होंगे ये गौतम बुद्धा को मानने वाले नेपाल में या म्यांमार में, ये एक्चुअली ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सर मंडवाया होता है, एक रेड कलर का कपड़ा पहना होता है, हाथ में इनके कासा वगैरह होता है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं, यानी छोटे छोटे जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाते। ये इस तरह की ये सारी चीज़ें बड़ी देखते हैं। तो अक्सर आता है कि म्यांमार लैंड ऑफ पेगोडाज किस कंट्री को कहते हैं। तो पेगोडाज आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध मत की इबादतगाह, जैसे हमारी मस्जिद है, ईसाइयों का चर्च होता है, हिंदुओं का टेम्पल्स होता है, तो इस तरह ये इनका सारा है, ठीक है। उसके बाद थाईलैंड मैंने आपको बताया था। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है। बैंकॉक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें इस कंट्री की हाथी शाती काफ़ी ज़्यादा, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट इसलिए कहते हैं। ये वहाँ कंट्रीज में वाइट कलर का एलिफेंट होता है। ये वाइट कलर का एलिफेंट वो है जिसको ये यहाँ के रहने वाले लोग इबादत के लिए वो रखते हैं, इसको स्पेशल पालते हैं। ठीक होगा जी। अच्छा, इसकी म्यांमार की करेंसी रह गई थी, म्यांमार की करेंसी क्याद। ये भी क्योंकि डिफरेंट करेंसी है तो एम के आपने याद रखना है। मैं तो ऐसे अक्सर याद रखता था एम और के, एम के, थोड़ा थोड़ा फिर वो याद रह जाता है। इसका कैपिटल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये अक्सर आता है इसका म्यांमार का। ठीक है जी, करेंसी भी है लेकिन कैपिटल ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद थाईलैंड था। थाईलैंड की आपने थाई से याद रखना है, थाई बाहत। ये जो थाई बाहत है ना, ये थाईलैंड की करेंसी है। उसके बाद लाओस आ गया। लाओस का वियंटियाना है, ठीक है। तो उसको, इसकी करेंसी किप है, किप, किप, ये भी इम्पोर्टेंट है, किप करेंसी, ठीक है। उसके बाद वियतनाम है। वियतनाम का कैपिटल हनोई है, ठीक है जी, हनोई। इसकी डिटेल मैं आपके आगे बताऊंगा, ये थोड़ी सी लिखी हुई है लेकिन नेक्स्ट पूरी डिटेल करेंगे, फिर वो इस तरह मज़ा नहीं रहता, फिर थोड़ा सा डिस्कस करें तो वो तसल्ली नहीं होती। तो वियतनाम की करेंसी कैपिटल हनोई है और इसका जो करेंसी डोंग है। कंबोडिया है। कंबोडिया फोम फैन पढ़ा जाता है, ठीक है। रील करेंसी है इसके, रील, RIEL, रील, ठीक है जी। उसके बाद मलेशिया है। मलेशियन के साथ काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के कंट्रीज़, क्योंकि ये एक इमरान खान का और तैयब उर्दगान का और जो मलेशियन प्रेसिडेंट है इनका एक अलायंस बना हुआ है, ट्राई एंगल सी बनाई है इन्होंने, यानी एक इनके अच्छे रिलेशन है, तो इस वजह से आजकल अच्छा अलायंस बना हुआ है, दुनिया में काफ़ी कंसिडर किया जा रहा है। इसका कैपिटल कोलालमपुर है, ठीक है, पुत्राजाया, ठीक है। तो कुआलालंपुर पुत्राजाया भी है, इसको कहते हैं। उसके बाद इसकी करेंसी रिंगट है। मलेशियन रिंगट जो है
वो यहाँ पे चलते हैं। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है, ठीक है। उसके बाद सिंगापुर आ जाता है, तो सिंगापुर का सिंगापुर ये कैपिटल है, ठीक है। तो एक चीज़ ये रह गई। अच्छा जी, तो ये था। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, एक एक इनके कंट्रीज़ की, म्यांमार की सबकी डिटेल आ गया, नहीं ज़्यादा ज़रूरी था कैपिटल और करेंसी जो आपको बता दें। ये इधर वाली डिटेल अगर किसी की मिस भी होगी आगे आ जाएगी। अच्छा हाँ जी, एक और चीज़ याद आ गई, आसियान। जैसे साउथ एशियन कंट्रीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सार्क थी, ऐसे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है इनकी एसोसिएशन या इनकी ऑर्गेनाइजेशन है आसियान। अक्सर क्वेश्चन इसका भी आता है कंपैरेटिव एग्जाम्पल के, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल क्वेश्चन 20 नंबर का आता है तो वो यहाँ सार्क का आता है या आसियान का आता है। अब आसियान बहुत सक्सेसफुल है सार्क के मुकाबले में, तो इसका भी क्वेश्चन आता है कि ये आसियान क्यों सक्सेसफुल है और सार्क सक्सेसफुल क्यों नहीं है, और अगर आसियान सक्सेसफुल है तो उसकी रीज़न क्या है। अच्छा, इसको इसका एब्रीविएशन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये मैंने बता दिया था कि जो साउथ ईस्ट साइड पे कंट्रीज़ हैं एशिया के, वो उनकी उन सब नेशन से मिलकर बनाई है। ये अगस्त 8 1967 में बनती है। इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन में, बैंकॉक में चूँकि ये डिक्लेरेशन साइन हुई थी, इन सारे कंट्रीज़ यहाँ पे इकट्ठे हुए थे बैंकॉक में, थाईलैंड बैंकॉक में, तो वहाँ पे इन्होंने ये मुआहदा जो तय हुआ था उसकी वजह से इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन, क्योंकि ये सारे कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन थी इसलिए ऑर्गेनाइज, इसका नाम आसियान। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। अच्छा, नॉन अलाइन मूवमेंट, ये थोड़ा सा आ गया, ये इसकी डिटेल आ गया कि 1961 नॉन अलाइन मूवमेंट, ये मैं बाद में डिटेल बताता हूँ। उसके बाद फिर वो ईस्ट एशियन आ गया था, यानी ईस्ट वाली साइड पे चाइना था। चाइना का कैपिटल बीजिंग है। मंगोलिया का कैपिटल उलन बटोर है, हलाकू खान का कंट्री है, यानी हलाकू खान यहाँ से बिलोंग करता था। ये भी लैंड लॉक कंट्रीज़ है। ये आजकल बिल्कुल इसकी 30-40 लाख आबादी है, ये दुनिया से नेगलेक्ट ही हो गए, कभी इनकी इंटरनेशनल मीडिया पे कभी कोई खबर नहीं आई। हालांकि इनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। चंगेज़ खान उन्होंने बड़ा दुनिया पे बड़े देर छाए रहे हैं। उसके बाद नॉर्थ कोरिया का कैपिटल पियोंगयांग है, और जो साउथ कोरिया है इसका कैपिटल सियोल है। ये अक्सर पूछा जाता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के लोग सियोल ही लगा के आते हैं और वो पूछता है नॉर्थ कोरिया का, इसलिए आपने याद रखना कि नॉर्थ कोरिया का पियोंगयांग है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखने का टिप है, सियोल के एस से आपने सियोल याद रखना है, यानी साउथ कोरिया के जो एस है ना साउथ का, उससे ही सियोल, यानी साउथ होगा तो सियोल है, अगर साउथ ना हो तो डेफिनेटली दूसरा ही होगा, ठीक। जापान का कैपिटल टोक्यो है, ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। ये सूरज यहाँ से, ये जापान वाली साइड से, जापान वाले कंट्री से निकलना शुरू हो जाता है। ये अब जब जोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको इजीली डिस्कस करूँगा। इसकी करेंसी येन है, ठीक है। उसके बाद ताइवान है, ताइवान का कैपिटल टैप टैपी है, टैपी, ठीक है। तो इसकी करंट करेंसी है डॉलर। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेंट्रल एशियन, यानी कार्स भी बोलते हैं, ठीक है, कार्स कंट्रीज़ भी इनको बोलते हैं। साउथ नहीं, ये कार्स भी इनको बोलते हैं। ये सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। टक्ट इनका एब्रीवेशन है, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये तुर्कमानिस्तान का कैपिटल आशिकाबाद है। ये आशिक लोग कह लें आप, यहाँ पे रहते हैं। आशिकाबाद काफ़ी ज़्यादा ये जैसे पठान वगैरह होते हैं, इस तरह के यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं। तो इसकी इसकी करेंसी मनत है। उसके बाद उज़्बेकिस्तान है, इसका कैपिटल ताशकंद है, ठीक है। ताशकंद डिक्लेरेशन भी, जब हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक डिक्लेरेशन साइन हुई थी, तो ताशकंद डिक्लेरेशन कहते हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री और प्रेसिडेंट अयूब खां के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री मेरे ख्याल और नवाज शरीफ का ये एक डिक्लेरेशन हमारा हुआ था 1966 में, पीस के रिलेटेड था। अच्छा जी, कजाकिस्तान, इसका कैपिटल आस्ताना है, ठीक है। टेंगी इसकी करेंसी है। ताजिकिस्तान का कैपिटल दुशंबे है, इसकी समूनी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये भी अक्सर आता है। ताजिकिस्तान का कैपिटल भी और करेंसी भी, करेंसी ज़्यादा पूछी जाती है समूनी, ताजिकिस्तान की समूनी। उसके बाद किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान का बिश्केक कैपिटल है, सोम करेंसी है इसकी। फिर आज़रबाईजान, ये इसका कैपिटल बाकू है और ठीक। तो ये था जनाब थोड़ा सा सेंट्रल एशिया का कैपिटल और करेंसीज और उनके फर्स्ट सेकंड नेम। उसके बाद मैं आपको
थोड़ा सा पाकिस्तान का मैप करवाता हूँ और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा जी, ये मैप है पाकिस्तान का पॉलिटिकल। पाकिस्तान को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम इस ये डिवीजन करते हैं ना जी, ईस्ट साइड, ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये यहाँ पे जो कंट्री आएंगे नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, यानी ये साइड नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट। ये अक्सर जब पूछा जाता है ना तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो सबको पता होता है, जब ये पूछा जाता है तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा बनेगा। तो जो इस जगह पे डायरेक्शन में चीज़ होगी या लोकेशन की, वो नॉर्थ ईस्ट होगी, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट होगी, यहाँ पे साउथ ईस्ट होगी और यहाँ पे साउथ वेस्ट होगी। ठीक। अच्छा, ये बड़ा शुरू से देखा जाता है कि पाकिस्तान के मशरक़ में भारत है, मगरब में अफ़गानिस्तान है, शुमाल में ये, मशरक़ में ये यहाँ पे भारत है, ये मगरब में अफ़गानिस्तान है, शुमाल में हमारे चीन लगता है, और जनाब कहते हैं जनूब में बहर अरब लगता है, और जो थोड़ा सा बैक वाली साइड है यहाँ पे ईरान लगता है। तो ये डिस्कस कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद सिंध के 29, बलोचिस्तान के 32, KPK के 26, गिलगित बल्तिस्तान के 10। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है जी। अब टोटल जो लेंथ बनती है वो बनती है 6975 किलोमीटर टोटल, यानी हमारी ऐसे जब हम वन टू ऑल सारा चक्कर लगाते हैं, जो हमारा टोटली एरिया है वो 6975 किलोमीटर है टोटल लेंथ बॉर्डर की। ये एक साइड की नहीं है, ये A to Z अगर सारे एक पाकिस्तान से एक साइड से लगे और आप सारा पाकिस्तान घूम के बाहर बाहर से बॉर्डर से वहीं पे आगे खड़े हुए हैं तो आपका 6975 किलोमीटर बनेगा, जो कि माइल्स में बनता है 4334.1 मील। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ईस्टर्न साइड से शुरू करना है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये वाला यहाँ से चाइना की इस वाली साइड से, जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, मैं दूसरा ऑन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ना आसानी रहेगी। वो यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू होती है जी, आगे ये सारी लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको सीज फायर लाइन भी बोलते हैं। ये यहाँ तक आता है हमारा, ये है जी बोन ऑफ कंटेंशन, जिसकी वजह से इंडिया ने भी जनाब अपनी, अक्सर आपने देखा अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की साइड से जारहाना कार्रवाई की गई, फिर पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। ठीक है। ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, जो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। पाकिस्तान कहता है ये हमारी है, वो कहते हैं हमारी है। अच्छा जी, तो उसके बाद मैं आपको नीचे ले आता हूँ। इंडिया की बाउंड्री एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल वाली बाउंड्री है, एक दूसरी भी बाउंड्री है इसके अलावा भी, ये वाला नीचे वाला पोर्शन है सारा। उसके बाद आप यहाँ से शुरू होते हैं नीचे से, लाइन ऑफ कंट्रोल ऊपर ख़त्म हो गई थी, यहाँ से फिर दूसरा जो हमारा बॉर्डर है ईस्टर्न साइड पे वो शुरू होता है, ये सारा साइड लगती है। ये यहाँ तक, ये अगर लाइन ऐसे खींच के यहाँ तक, इधर तक ये पाकिस्तान का ईस्टर्न साइड है। ठीक है, यहाँ तक ये ईस्टर्न साइड होगी हमारी। अच्छा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये चाइना का, ये है हमारा, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। अच्छा खैर, इसको छोड़ें, ये ऐसे निशान आवाज़ है।
ये 510 किलोमीटर जो ऐसे है ना, ये हम ऊपर चाइना के साथ मिलते हैं, ये फिर आपको बताऊंगा। इसमें आगे को हिंदू कश का सिलसिला भी यहाँ पे ही है, को कराक्रम, ये गिलगित बल्तिस्तान, और सारा जो चीन का कनेक्शन है शरा कराक्रम, ये और सी पैक भी बना रहे हैं सारा, वो यहाँ से इंटर होता है सारा ये वाला। इधर ऐसे गिलगित बल्तिस्तान को साथ में ला के खैबर पख्तूनख्वा और ऐसे ऐसे कुछ सारा पाकिस्तान में लोग। अच्छा, ये होगी हमारी ईस्टर्न साइड, यानी मैंने आपको थोड़ी सी जो यहाँ पे टेक्निकल चीज़ वो बस एक सीज फायर लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल वाला एरिया अलग है, और जो वैसे हमारा बॉर्डर है जिसके ऊपर हम मतलब बड़ी सिक्योरिटी हमें करनी पड़ती है, तो उसके अलावा मुख्तलिफ जगह से यहाँ पे एंट्री भी हो सकती है। तो दूसरी साइड जब आप देखते हैं तो ये है हमारा वेस्टर्न साइड, ये यहाँ पे को हिंदू का इससे सिलसिला ये वाह खान कॉरिडोर है, यानी यहाँ से आप अफ़गानिस्तान की तरफ ऐसे ही रास्ता निकलता है। उसके बाद ये सारा वेस्ट साइड है, ये ड्यूरल लाइन जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान का वेस्ट के साथ जो कि अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के बॉर्डर को ड्यूरल लाइन कहते हैं। ड्यूरल एक बंदे का नाम था जिसने ये फाइनलाइज की थी ये बाउंड्री, ये 1994 में एक्सेप्ट कर ली थी अफगानिस्तान में, इससे पहले ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। 2250 किलोमीटर इसकी बाउंड्री है और 1398 मील बनता है, ठीक है। ये ईस्ट साइड था सारा अफगानिस्तान। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आके ये अफ़गानिस्तान का तकरीबन बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। यहाँ से फिर इस टिप से जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे ईरान की बाउंड्री शुरू हो जाती है। ईरान के साथ हमारा बॉर्डर तकरीबन 909 किलोमीटर लगता है, जो कि 564.8 मील बनता है। ये ईरान के साथ बॉर्डर है। ये यहाँ से भी अक्सर मामला ख़राब होते रहते हैं कि यहाँ से दहशतगर्द बलूचिस्तान में एंटर होते हैं, और बलूचिस्तान से फिर आगे दूसरे पाकिस्तान के, यानी यहाँ पे सी पैक को भी टारगेट किया जा रहा है ईरान ईरान के ज़रिए। पहले इंडिया से इंडिया ईरान में टारगेट करता है बंदों को, ईरान से फिर बंदे बलूचिस्तान में आते हैं, और फिर यहाँ पे आके सी पैक को मुतासर करने के लिए इस तरह के काम होते रहते हैं। अच्छा जी, अब आ गई कोस्टल लाइन। अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोस्टल लाइन कहते हैं कि ऐसा एरिया जो डायरेक्ट पानी जहाँ पे लगता हो सारा, तो ये हमारी कोस्टल लाइन है। यहाँ तक, ये जहाँ तक यहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ से लेके ये सारी लाइन कोस्टल लाइन है, पाकिस्तान की कोस्टल लाइन। और कोस्टल लाइन किसी भी कंट्री की जियोग्राफिकल लोकेशन को, इसीलिए पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तान अपनी तकदीर बदल सकता है अगर वो अपनी कोस्टल लाइन, यानी जोग्राफिकली हमारे पास इतना बड़ा समंदर, यानी 1046 किलोमीटर का पोर्शन, यानी अगर आप फैसलाबाद से कराची जितना ही लगा लें, इतना बड़ा यानी पोर्शन हमारा सिर्फ कोस्टल लाइन समंदर के साथ ही लग रहे हैं। तो आप देखें यहाँ से कितनी शिपिंग हो सकती है। ये आपका कराची है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। लेकिन क्या है, बदकिस्मती से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से हम सारा कुछ कुदरती वसाइल, यही है कुदरती वसाइल, पानी बहुत बड़ा कुदरती वसाइल है, और गर्म पानी होना ये तो फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है। तो चाइना बाहर से आके हमारे साथ कोऑपरेशन करके और अपने फ़ायदे सारे मुकम्मल कर रहे हैं, और हम ये सारा कुछ होने के बावजूद भी महरूम है हर चीज़ से, ट्रेडिंग नहीं होने देते हम, मतलब हर लिहाज में हम पीछे ही हैं सबसे। तो ये कोस्टल लाइन है, यानी कोस्टल एरिया सारा जो डायरेक्ट हम, इसमें फिर आगे हदूद भी होती हैं पाकिस्तान की कि इतने नॉटिकल माइल आपका समंदर में भी आगे, ये क्योंकि अरेबियन सी है तो मैंने आपको बताया था, इससे आगे ऊपर इंडियन ओशन है इसकी एक्सटेंडेड बाउंड्री। तो ये था। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, ये पाकिस्तान की जो ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, इसको रेड क्लिफ अवार्ड भी कहते हैं इस बाउंड्री को। इसको सीज फायर लाइन या लाइन ऑफ कंट्रोल से नहीं करना, ये वाला जो दूसरा है लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा पोर्शन, इसको रेड क्लिफ अवार्ड भी कहते हैं। ये वैसे भी बताया जा सकता था, लेकिन इसलिए चूँकि बता रहे हैं ताकि कुछ लोग बिल्कुल ही नए होते हैं, नहीं पढ़ा होता मैप कभी, तो उनको ज़रा आसानी हो जाती है। तो मकसद तो ये है कि आसान हो जाए चीज़। अच्छा जी, एक और चीज़ है थोड़ी सी बता दूँ, कि पंजाब और ये सारी बाउंड्रीज मैं थोड़ी सी ना लाइनिंग कर देता हूँ मेरे पास, वो सिलेक्ट होंगे। ये यहाँ पे इस्लामाबाद है। यहाँ से अब मैं अपना आपको डिस्ट्रिक्ट ये अपने प्रोविंस बताने लगा हूँ जो पाकिस्तान के मैप के अंदर है। बॉर्डर तो बता दिए, ये पंजाब उधर इस्लामाबाद से ये शुरू हो रहा है ये सारा। इस्लामाबाद इसमें नहीं आता, इस्लामाबाद एक इंडिपेंडेंट फेडरल टेरिटरी है। ये पंजाब, ये आपका राजनपुर जी नीचे, ये आखिरी जो है रहीम यार खां,
और ये याद रखना है बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट, ये कि देखो कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जी पंजाब का रकबे के लिहाज से। ये देखो कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये आपका सारा आ गया। तो पंजाब वाली साइड पे ज़्यादा हमारी ये हालत है सर। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो अब दूसरा डिस्ट्रिक्ट बताता हूँ, सिंध वाला। फिर जब रिवर सिस्टम आपको बताऊंगा ना तो फिर इससे डिटेल आपको मुझे पता लगेगा। अच्छा ये है आपका यहाँ से राजन, ये रोहिंग्या कहाँ से शुरू होता है, राजन को। और अगर आप इसकी बाउंड्री देख लें तो यहाँ से आगे फिर ये सिंध वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। ये फिर ये कराची तक, ठीक है जी, कराची भी सिंध में ही आता है। यहाँ तक ये सारा फिर कोस्टल एरिया पे नहीं जाना। ये यहाँ फिर थरपारकर, उमरकोट, ये सारा जो ईस्टर्न साइड है ना, ये इंडिया के साथ लगती है बाउंड्री। और ये सारा डेजर्ट भी यहाँ पे ही है, ये सारा डेजर्ट, डेजर्टेड एरिया सारा, थार वगैरह सारा। अच्छा ये आपका हो गया। उसके बाद ये है आपका बलूचिस्तान वाली सारी सारा। इधर भी पहाड़ियाँ ज़्यादा, ये चागी का मकान, ये चागी। यहाँ पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए नवाज शरीफ के दौर में। और ये भी याद रखना, 6 धमाके ज़रूरी होते हैं किसी भी कंट्री को अपनी सालवियत मनवाने के लिए कि उन्होंने एटम बम। अच्छा ये एक और कंफ्यूजिंग बात है, ये ग्वादर जो है ना, ये आखिरी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ये देखें। तो ये अक्सर लोग समझते हैं कि शायद कराची के पास है ग्वादर है यहाँ पे, ऐसे नहीं, ग्वादर बलूचिस्तान में है। इसी यही है सबसे जो हमारी इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, जो सबसे ज़्यादा डीप वाटर, और कह लें कोई डायरेक्ट शिप यहाँ से आके अरेबियन पेनिसुला से यहाँ पे 200, 400, 500 शिप यहाँ पे आप लैंड कर सकते हैं, ट्रैफिक रोक सकते हैं। लेकिन क्या है कि सी पैक बेसिकली जो चाइना का इधर से आ रहा है गुजरता वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो बलूचिस्तान को भी वो काफ़ी खुशहाली दे रहे हैं, लेकिन सी पैक का मकसद ये ग्वादर है, और ग्वादर यहाँ पे भी है बंदरगाहें, कराची कोस्टल एरिया पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन वो इतनी डीप नहीं है, ठीक है, पोर्ट कासम वगैरह। तो ये इसीलिए ग्वादर जो है ना, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। जी बी, बिल्कुल। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद ये आपका है केपी के सारा, ये पहाड़ भी केपी के में आता है। टेस्ट वगैरह आईएसबी का सेंटर भी है वहाँ पे। इस्लामाबाद से ऊपर मनसेरा आ गया आपका, ठीक है। ये यहाँ पे 2008 में बड़ा सीवियर जल्जला भी आया था, वर्स्ट तरीन जल्जला। इससे पहले 1935 में इससे भी ज़्यादा खतरनाक गया, 70,000 बंदा मर गया। चित्राल, ये सारा, ये बजौड़, ये एजेंसीज हैं, ये याद रखना, ये जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं ना सेवन, ये सारी बाहर की तरफ। ये बजौड़ एजेंसी, ये मोहम्मद एजेंसी, ठीक है, ये ये खुरम एजेंसी, ये नॉर्थ वजीरिस्तान, ये सारी, ये साउथ वजीरिस्तान, ये सारी इसमें, ठीक है। अच्छा ये अब रह गया सिंध। सिंध का जो है इसे थोड़ा सा निशान लगा देते हैं, ये आपका सिंध, थरपारकर, ये बदीन, ठट्ठा, ये भुटो, ये वो वाला सिंध है सारा, ठीक है जी। तो
डियर ऑल फ्रेंड्स, ये था थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा इंट्रोडक्शन के, थोड़ा सा हमें अपने कंट्री का पता लग जाए और इसके जो जोग्राफिकल लोकेशन है। अभी इसकी जोग्राफी नहीं की, ये तो सिर्फ इसकी बाउंड्री वगैरह थी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया आज के लिए थोड़ा सा सेशन। चलें, अभी लोग और भी मज़ीद आ रहे हैं, तो आप लोगों को कोई फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर दें। आपको कुछ समझ आई है या कैसा आपने फील किया, आप मुझे बता सकते हैं। मैसेज कर दें, वैसे बता दें कोई अंडरस्टैंडिंग बन भी रही है कि नहीं। मकसद तो ये है कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये बिल्कुल जनरल नॉलेज ऐसी है जैसे हम कोई बुक्स पढ़ते हैं और बुक्स का क्रेडिट और के कोर्स पढ़ते हैं, ये ऐसे ही है। ये रैंडमली तैयारी करने से होता नहीं है। नॉर्मली कहीं कहीं साल लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उस तरह की तैयारी नहीं बनती। जब पूछते हैं कि सिंध किसके साथ लगता है, और वो इस तरह के छोटा सा क्वेश्चन भी पूछने तो बेस ना होने की वजह से लोग फिर भाग जाते हैं उससे। तो उम्मीद है आप लोगों को, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ख्याल से।